Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about pandemic, epidemic and endemic. तो इन तीनों के बीच में क्या अंतर है इस आर्टिकल की मदद से हम देखेंगे। चूँकि बार बार अभी अखबारों में आ रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले पीटी में या मेंस में आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और ये पीटी पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्यों ये आर्टिकल आया है। तो यूके के अंदर कोविड-19 को लेकर के तमाम रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ डाउन कर दिया गया है। वैसे ही कैलिफोर्निया में भी यूएस के तमाम जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स है उसको काफ़ी हद तक डीरेगुलेट कर दिया गया है। सो वी कुड सी अ मेजर शिफ्ट इन अप्रोच ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एज फार एज हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 इज़ कंसर्न्ड। अगर इन दोनों जगहों की बात की जाए तो नाउ पीपल infected with COVID-19 are no longer legally needed to isolate। तो अब एक आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, बार बार टेस्ट्स कंडक्ट कराने की ज़रूरत नहीं अलग अलग जगहों पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे। तो टेस्टिंग को स्केल डाउन किया जा रहा है एंड नाउ दिस कुड बी सीन एज अ ब्रॉडर प्लान ऑफ लिविंग विथ पैंडेमिक और लिविंग विथ कोविड-19 इटसेल्फ। तो मतलब कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, ये एक इस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो नाउ वी नीड टू लर्न टू लिव विथ कोविड-19। तो ये जो दो अप्रोच देखे जा रहे हैं, ये जो अप्रोच देखा जा रहा है यूके के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, दैट इंडिकेट्स कि कोविड-19 इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज पैंडेमिक बट येट इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज इंडेमिक। तो ये देखिए बैकग्राउंड है। अब कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंडेमिक और पैंडेमिक इनके बीच में अंतर क्या होता है। देखिए पैंडेमिक, एपिडेमिक एंड इंडेमिक, ये तीन टर्म समझना है हमें इस आर्टिकल की मदद से। तो पैंडेमिक, इसका एग्जाम्पल तो हमारे सामने है ही। कोविड-19 को बार बार हम लोग पैंडेमिक कह रहे थे। तो पैंडेमिक, इस इमेज को देखिए, कोई ऐसा मेजर आउटब्रेक, कोई ऐसी बीमारी, उसका आउटब्रेक जो पूरे दुनिया भर में फैल जाए और उसमें बार बार पीक आता रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं पैंडेमिक। तो पैंडेमिक डिजीज इज़ व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन केसेज स्प्रेडिंग थ्रू सेवरल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। तो पूरे दुनिया भर में लगभग फैला हो और उसमें बार बार पीक आता रहे, सडन इंक्रीज आता रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं पैंडेमिक। जैसे कोविड को लेकर के कुछ महीनों पहले तक हम देख रहे थे, पूरी दुनिया में तो फैला ही है, साथ ही अलग अलग जगहों पे पीक आता रह रहा था। उसके अलावा होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक कैसा होता है, इस इमेज से समझिए कि पूरी दुनिया में ना फैला हो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड हो और वहाँ पे बार बार स्प्रेड हो, पीक आता रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे एपिडेमिक। मतलब इट कवर्स ए स्मॉल जोग्राफिक एरिया। सो एपिडेमिक डिजीज इज व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन केसेस स्प्रेडिंग थ्रू अ लार्ज पॉपुलेशन लाइक अ कंट्री। तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या दो चार कंट्री में सडनली किसी बीमारी का आउटब्रेक हो, जैसे कहीं प्लेग फैल जाए, जैसे कहीं स्वाइन फ्लू फैल जाए, जैसे अफ्रीका के अंदर इबोला आउटब्रेक हुआ था कुछ दिनों पहले, तो इसको हम लोग कहेंगे एपिडेमिक। यानी कि आउटब्रेक हुआ है, देयर हैज़ बीन पीक, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोकेटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, उसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। और एक होती है एंडेमिक। तो एंडेमिक में कैसा होता है कि एक बीमारी जो पूरी दुनिया भर में हो रही है, फैली हुई है, तो पूरी दुनिया भर में फैली है, लेकिन कोई उसमें पीक नहीं आ रहा है, वो एक स्टेबल तरीके से चल रहा है, उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी होने के चांसेस नहीं है, एक स्टेबल तरीके से चल रहा है। मतलब देयर इज़ नॉट अ पीक इंटरमिटेंटली। तो इंडेमिक इज़ कॉन्स्टेंटली present in a certain population or a region with relatively low spread. That means there may be a period, मतलब सीजनल हो सकता है। जैसे कैसे हमें फ्लू होता है तो सर्दी के टाइम में थोड़े से ज़्यादा लोगों को फ्लू होता है, लेकिन एंडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो हमेशा पूरे दुनिया भर में रहती है, ना वो पूरी तरह से ख़त्म होगी, ना ही वो बहुत ज़्यादा मेजर आउटब्रेक का फॉर्म लेगी, किसी सीजन में बढ़ेगी, किसी सीजन में घटेगी। और उसका एग्जाम्पल है फ्लू, सर्दी के टाइम में। और फ्लू पूरे दुनिया भर में लोगों को होता है। सर्दी के टाइम में फ्लू के इंसिडेंसेस ज़्यादा होते हैं, गर्मी के टाइम में कम होते हैं। अब
कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का किस तरह का फ्यूचर होने वाला है वो साइंटिस्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर ऑफ कोविड-19, तो दुनिया भर के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि दिस कोविड-19 विल स्लोली ट्रांजिशन फ्रॉम पैंडेमिक टू एंडेमिक, इस हालत में आ जाएगा। तो कोविड-19 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विल रिमेन जस्ट एज ए फ्लू। कोविड होगा, लोग ठीक होंगे, ऐसा नहीं है कि डेथ रेट पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, कुछ डेथ्स भी होंगी। कोविड होगा, लोग ठीक होंगे, लेकिन अब जिस तरह का मेजर आउटब्रेक देखा जा रहा था, बार बार पीक देखा जा रहा था, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पूरी दुनिया भर में कोविड रहेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ एंडेमिक, एक सस्टेनेबल तरीके से चलता रहेगा। थोड़े बहुत डेथ्स भी होंगे, इंसिडेंसेस भी होंगे, सीजनल बढ़ेगा भी, बट येट कोविड विल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मूव फ्रॉम पेंडेमिक टू एंडेमिक। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का आपसे पीटी में सवाल पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये मेंस में आपसे इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है 10 मार्कर में। तो 150 वर्ड्स में 10 मार्कर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट इट इन आवर टेलीग्राम चैनल। The next article is taken from international segment. It is about Minsk Agreement, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। वैसे तो आप सब जान रहे हैं, मैंने भी 2-3 आर्टिकल इससे रिलेटेड कवर किए हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि रसिया ने यूक्रेन बॉर्डर पे कई सारे सोल्जर्स तैनात किए हैं। सो इट हैज़ मोबिलाइज्ड अबाउट 90,000 to 1 lakh सोल्जर्स ऑन द यूक्रेन बॉर्डर ऑफ रसिया। और जब मैं ये न्यूज़पेपर एनालिसिस ये भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आज ये खबरें भी आ रही हैं कि आज रसिया ने अटैक भी कर दिया यूक्रेन पे। तो वो मुझे खुद देखना होगा, ये मैंने ऐसे ही ऊपर से खबर देखी, आज के अखबार तक में तो नहीं था ये, बट मोस्ट प्रोबेबली कल ये चीज़ सामने आ सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट देयर हैव बीन टॉक्स कि रसिया हैज़ मोबिलाइज्ड और हैज़ अटैक्ड यूक्रेन ऑल्सो। वी विल सी दैट टुमारो। अभी देखिए, ये जो रसिया ये है और ये है यूक्रेन, ये वाला जो रीजन है यूक्रेन का, जिसको हम लोग डॉनबास रीजन कहते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं यूक्रेन के अंदर वो ज़्यादातर रसियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। उसके अलावा क्रीमिया के ऊपर भी, ये क्रीमियन पेनिनसुला जो कभी यूक्रेन का हुआ करता था, 2014 में रसिया ने इसको फोर्सफुली ले लिया। तो इस क्रीमियन पेनिनसुला पे और डॉनबास पे एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो रसियन ओरिजिन के हैं, रसियन लैंग्वेज बोलते हैं। और यही कारण है कि जो डॉनबास वाला एरिया है, जहाँ पे 2 मेजर प्रोविंस हैं, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, ये दोनों यहाँ पे जो लोग रहते हैं रसियन लैंग्वेज बोलने वाले, ये इनकी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है। सेपरेटिस्ट टेंडेंसी इन द सेंस कि दे वांट टू सेपरेट आउट ऑफ यूक्रेन एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे वांट टू मर्ज विथ रसिया। तो जिस तरह का श्रीलंका में माहौल था, जैसे कि वहाँ पे आप देख रहे थे कि वहाँ पे तमिलियंस हैं, उनकी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है। जैसे आपने ईस्ट पाकिस्तान को देखा, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी और सेपरेट हो भी गया फाइनली वो पाकिस्तान से अलग। ठीक वैसे ही या डॉनबास एरिया में जो रहने वाले लोग हैं रसियन ओरिजिन, रसियन लैंग्वेज बोलते हैं, दे हैव ए सेपरेटिस्ट टेंडेंसी एंड दे वांट टू मर्ज विथ रसिया। वैसे ही कुछ हालात क्रीमिया में भी थी। अभी डॉनबास तो अभी भी यूक्रेन के पास है, लेकिन क्रीमिया को रसिया ने 2014 में फोर्सफुली अक्वायर कर लिया। तो एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार क्रीमिया की हिस्ट्री देख लो। ये क्रीमियन पेनिनसुला जो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था टिल 2014। एक्चुअली क्रीमिया वॉज पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर फ्रॉम 1783 टू 1954। लेकिन 1954 में रसिया के जो लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने ये क्रीमियन पेनिनसुला को यूक्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया। और वो इसलिए किया था क्योंकि यूक्रेन भी यूएसएसआर का हिस्सा था, रसिया वाज लीडर ऑफ यूएसएसआर। तो एज ए मैटर ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रसिया ने ये क्रीमिया पार्ट को यूक्रेन को दे दिया। हाँ, बट क्रीमिया के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट है, सेवास्तोपोल पोर्ट, उसको रसिया ने अपने पास रखा। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूक्रेन भी रसिया और यूएसएसआर से बाहर आ गया। और यूक्रेन जो एक टाइम में सोवियत यूनियन का इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करता था, सोशलिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता था, धीरे धीरे यूक्रेन स्टार्टेड टू गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स यूएस एंड इट्स एलाइज। और धीरे धीरे यूक्रेन स्टार्टेड टू शो मोर एंड मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स यूएस। नेचुरली रसिया विल नॉट लाइक इट, क्योंकि रसिया चाहता है कि उसके खासकर जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, और वो कंट्रीज़ खासकर जो एक ज़माने में उसके साथ यूएसएसआर अलाइज हुआ करते थे, वो प्रो यूएस ना हो। भले यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, स्टिल रसिया डज नॉट वांट
कि द कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर शुड नॉट गो प्रो यूएसएसआर। तो इस कारण से रसिया ने थोड़ा दबाव बनाने के लिए यूक्रेन के ऊपर क्या किया, 2014 में ये जो क्रीमियम पेनिनसुला है वो फोर्सफुली यूक्रेन से वापस ले लिया। तो ये रसिया का हिस्सा था, यूक्रेन को दिया गया। बाद में यूक्रेन धीरे धीरे जब प्रो यूएस होने की कोशिश करा तो रसिया ने अपने पावर प्रोजेक्शन को दिखाते हुए कि देखो हम अभी भी जो चाहें कर सकते हैं, एटलीस्ट इन दिस रीजन, रसिया ने क्रीमिया को वापस छीन लिया। अब क्रीमिया को छीनने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेवस्टोपोल पोर्ट जो था, रसिया ने भले यूक्रेन को दे दिया था क्रीमियन पेनिनसुला इन 1954, लेकिन रसिया ने ये सेवस्टोपोल पोर्ट अपने पास रखा था। और रसिया के लिए जो पोर्ट है काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि रसिया की जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सर्दी के टाइम में फ्रीज हो जाता है। तो रसिया का जो, क्योंकि आर्टिक रीजन में है ये, तो रसिया का इकलौता ऐसा पोर्ट जो सर्दियों में भी ऑपरेशनल रहे वो था सेवस्टोपोल पोर्ट। एक बार जब यूक्रेन यूएसएसआर से बाहर आ गया, धीरे धीरे प्रो यूएस होने लगा, तो यूक्रेन अब कोशिश कर रहा था कि सेवस्टोपोल पोर्ट भी छीन लिया जाए रसिया से। तो रसिया को लगा कि हमने क्रीमियम पेनिनसुला दे दिया, अब धीरे धीरे सेवस्टोपोल पोर्ट भी हमारे हाथ से चला जाएगा, तो सर्दी के टाइम में ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस इज हाउ, कंसिडरिंग द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ सेवस्टोपोल पोर्ट, रसिया मे हैव एनेक्स्ड क्रीमिया इन 2014। या दूसरा ये हो सकता है रसिया ने पावर प्रोजेक्शन करने के लिए कि देखो हम इस एरिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। आज भी यूएसएसआर नहीं रहा तो क्या हुआ, स्टिल वी आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री, एंड जस्ट टू गिव ए मैसेज टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज कि डोंट इनवाइट एंड डोंट बिकम प्रो यूएस। हो सकता है कि पावर प्रोजेक्शन या मसल फ्लेक्सिंग के चक्कर में रसिया ने ये सेवस्टोपोल पोर्ट, ये जो पूरा का पूरा क्रीमियन पेनिनसुला उसको अक्वायर कर लिया। सो वट एवर माइट बी द रीजन, फैक्ट रिमेन्स कि इन मार्च एंड अप्रैल 2014 रसिया अक्वायर्ड दिस क्रीमियम पेनिनसुला। तो क्रीमियम पेनिनसुला में रहने वाले जो रशियन स्पीकिंग लोग थे वो तो खुश हुए और उनको रसिया से मिला दिया गया। बात रह गई है बस इस डॉनबास रीजन की। डॉनबास रीजन में आज भी रशियन स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन वो अभी भी यूक्रेन का हिस्सा हैं। अभी देखिए, जब 2014 में मार्च और अप्रैल में क्रीमियम पेनिनसुला को अक्वायर कर लिया था रसिया ने, तो एक बहुत ही हॉस्टाइल सिचुएशन, टेंस सिचुएशन क्रिएट हो गया था रसिया और यूएस के बीच में, क्योंकि यूएस सॉ दिस attempt on this Crimean annexation as an attempt to threaten other countries in the periphery of Russia to not join the NATO bloc। तो यूएस और रसिया के बीच में एक टेंशन का माहौल हो गया था। उसके बाद इस टेंशन को रिजॉल्व किया गया, या इस टेंशन को डिजॉल्व किया गया बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। तो ये देखो, ये है रसिया और यूक्रेन का बॉर्डर, लेकिन ये जो रीजन है डॉनबास रीजन, यहाँ पे रहने वाले रशियन स्पीकिंग लोग चाहते हैं कि ये रीजन रसिया के साथ मिल जाए। फाइनली क्रीमियम क्राइसिस के बाद, क्रीमियन एनेक्सेशन के बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट और बढ़ गया, मूवमेंट और बढ़ गया, लेकिन फिर एक अग्रीमेंट साइन हुई, मिन्स्क अग्रीमेंट, इन सितंबर 2014। तो क्रीमिया को एनेक्स करने के लगभग 3-4 महीने बाद सितंबर 2014 में मिन्स्क अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें यूक्रेन की सरकार, रसिया की सरकार और यहाँ के सेपरेटिस्ट जो भी मूवमेंट थे उनके लीडर्स, उन्होंने मिल करके अग्रीमेंट किया कि भाई हम आपस में अभी वॉर नहीं करेंगे, कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। इट इंक्लूडेड एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, विड्रॉल ऑफ हेवी वेपन्स। वो बात अलग है कि ये एग्रीमेंट ज़्यादा टाइम चला नहीं, एंड दिस एग्रीमेंट वाज ब्रोकन डाउन वेरी सुन। फिर अगले साल फरवरी 2015 में मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन हुआ। मिन्स्क, ध्यान रहे, मिन्स्क जो है वो बेलारूस, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेलारूस शहर, बेलारूस देश, इसका कैपिटल है मिन्स्क। और यूक्रेन, रसिया के लीडर्स और सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है उनके लीडर्स यहाँ जाकर के मिन्स्क में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया वापस से 2015 में कि या भाई इस एरिया में कोई भी प्रोटेस्ट मूवमेंट या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अब करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि रसिया ने हाल फिलहाल में, यूक्रेन ने इंटरेस्ट दिखाया। मैंने 28 जनवरी 2022 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इस पूरे रसिया यूक्रेन क्राइसिस को डिटेल में कवर कर रखा है, तो आई होप आपको याद होगा। नहीं याद है तो एक बार जाकर उसको देख लीजिए एडिटोरियल सेगमेंट में। मैंने बताया कि यूक्रेन हाल फिलहाल में प्लान कर रहा था कि वो नाटो ब्लॉक को ज्वाइन करेगा। रसिया चाहता नहीं है कि वो नाटो ब्लॉक को ज्वाइन करे, तो रसिया ने अपने फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया ऑन यूक्रेन बॉर्डर जस्ट टू थ्रेटेन यूक्रेन। अब उसके बाद से एक तरह का टेंशन का माहौल बना हुआ है पूरे 1 महीने से बिटवीन रसिया, यूक्रेन, यूएस, चाइना, इंडिया आर ऑल्सो अ प्लेयर इन दिस ओवरऑल मेजर डेवलपमेंट इन दिस रीजन। अभी करंट न्यूज़ ये है, क्यों हम लोग ये मिन्स्क अग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल यूएस प्रेसिडेंट
जो बिडेन ने कहा कि भाई रसिया को किसी भी हालत में यूक्रेन को अटैक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यूएस विल आल्सो सपोर्ट यूक्रेन एंड देयर विल बी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूएस विच में टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर 3। और दूसरा, फिर जो बिडेन के स्पीच में मिन्स्क अग्रीमेंट की भी बात आई। उन्होंने रसिया को और यूक्रेन को की सरकार को रिक्वेस्ट किया कि भाई आपने जो मिन्स्क अग्रीमेंट में फाइनलाइज किया था कि भाई सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को ख़त्म किया जाएगा, उसको आप लोग दोनों फॉलो करें। तो इस कारण से मिन्स्क एग्रीमेंट दोबारा न्यूज़ में आया है और हो सकता है कि आने वाले पीटीएम मेंस में आपसे इससे सवाल पूछ लिया जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from security segment. It is about 12th presidential fleet review and this topic is important from our syllabus paper for defense and security point of view. देखिए, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इंडियन नेवी का 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू किया है। तो क्या होता है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू, वो समझिए। सरल सी बात है, हमारे प्रेसिडेंट सारे जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स है, उसके सुप्रीम कमांडर तो प्रेसिडेंट ही माने जाते हैं, राइट। तो हमारे प्रेसिडेंट ही कैन टेक और ही और सी कैन टेक स्टॉक ऑफ नेवीज कैपेबिलिटी और उसी को कहा जाता है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू। तो हमारे प्रेसिडेंट उनको ले जाया जाता है और उनको एक नेवल शिप पे फिर ले जा कर के बाकी तमाम जो इंडियन नेवी की अलग अलग शिप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के शिप्स हैं, उन अलग अलग टाइप में से एक एक टाइप के शिप को दिखाया जाता है, उसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू। तो जिस नाव पे, जिस नेवल शिप पे प्रेसिडेंट यात्रा करते हैं उसको कहा जाता है प्रेसिडेंट्स यॉट। प्रेसिडेंट यॉट जो है इस साल रखा गया था आईएनएस सुमात्रा को। तो ये नाम याद रखना पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आईएनएस सुमात्रा पे प्रेसिडेंट की सवारी कराई गई और बाकी तमाम इंडियन नेवी के अलग अलग टाइप्स के शिप्स को दिखाया गया। इसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब ये समझिए। प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू हर साल नहीं होती है। इतने सालों में, आज़ादी के 75 सालों में बस 12 बार प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू हुई है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि हर एक प्रेसिडेंट को एक बार ये प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू कराई जाती है। इट टेक्स प्लेस वंस अंडर एवरी प्रेसिडेंट। तो एक प्रेसिडेंट 5 साल के लिए जो है उनको एक बार ये प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू दी जाती है। तो पिछले 6 सालों में ये पहली बार हो रहा है। 2016 में अंडर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू नंबर 11 की गई थी, अब इस साल की जा रही है। तो इस कारण से आने वाले पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा था प्रेसिडेंट का यॉट, प्रेसिडेंशियल यॉट। आंसर वुड बी आईएनएस सुमात्रा। तो ये सब इस साल का प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू कौन सा नंबर का था, तो आंसर इज 12। तो ये सब बातें बस याद रखनी हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये पीटी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about seaplane services in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6. Assam issues point of view, especially from infrastructure and tourism sector of Assam perspective. तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं सी प्लेन होता क्या है। देखिए, इस तरह का प्लेन होगा जो वाटर पे भी लैंड कर सके और वाटर से टेक ऑफ कर सके, उसको हम लोग कहते हैं सी प्लेन। A sea plane is powered fixed wing aircraft capable of taking off or landing on water. न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फैसला लिया है कि अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, तो भारत सरकार की स्कीम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, जिसमें कोशिश की जा रही है कि अलग अलग एरियाज़ में फ़्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ऐसे एरिया जहाँ पे भी फ़्लाइट सर्विसेज नहीं है वहाँ पे भी फ़्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। आरसीएस उड़ान, इसका फुल फॉर्म है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो फ्लाइट सर्विसेज अलग अलग जगहों में प्रोवाइड की जाए। इस आरसीएस उड़ान स्कीम के अंतर्गत अब असम के अंदर 3 जगहों पे सी प्लेन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, गुवाहाटी, उमरांगसो एंड काजीरंगा नेशनल पार्क। तो कभी भी टूरिज्म पे सवाल आ जाए कि असम के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि सी प्लेन सर्विसेज आर टू बी स्टार्टेड इन असम। उसके अलावा कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखिए। इंडिया के अंदर पहला सी प्लेन सर्विस पिछले साल 2021 में स्टार्ट किया गया ऑन 31 दिसंबर, दैट वाज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्टार्ट किया गया गुजरात के अंदर और ये जो इंडिया का पहला सी प्लेन सर्विस है, इट कनेक्ट साबरमती रिवर फ्रंट विथ केवाड़िया, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये जो सी प्लेन सर्विस गुजरात में स्टार्ट की गई है, इट हैज बीन स्टार्टेड बाय स्पाइस जेट एयरलाइंस।
जैसा कि मैंने आपको बताया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के बारे में, पूरे देश का आम नागरिक के बारे में, तो इट इज़ ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें जो अनसर्व्ड रूट्स हैं, जहाँ जहाँ पे अभी प्लेन की सर्विसेज, फ्लाइट की सर्विसेज नहीं है, वहाँ पे फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस स्कीम को 2016 से चलाया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिदरटू अनकनेक्टेड रूट्स, वहाँ पे एयरलाइन ऑपरेटर्स को बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराइए, वो भी सस्ते दामों पे, ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें और एयर कनेक्टिविटी हमारे देश के अंदर अलग अलग रीजन में बूस्ट हो। इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई नया रूट ओपन किया जाता है सिलचर टू गुवाहाटी मान लीजिए, तो फिर उसमें अलग अलग फ्लाइट सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाया जाएगा कि आप बताओ आप कितने का यहाँ पे फ़्लाइट प्रोवाइड करा पाओगे। तो अलग अलग सर्विसेज फ्लाइट सर्विस प्रोवाइडर जो है अपना अपना कोटेशन देंगे। जो सबसे सस्ता फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड कराएगा उसको 3 साल के लिए वो रूट अलॉट कर दिया जाता है कि अब इस रूट पे आप उड़ाओगे 3 साल के लिए और इस रेट पे आप अपने टिकट बेचोगे। ये है पूरे देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन? इट इज अ बॉडी ऑफ यूनेस्को responsible for supporting global ocean science and services. It has 150 members, but India is not part of it. This is wrong. 150 members and India is part of it. So the correct answer would be option A, one only. दूसरा, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ UPI? मोबाइल वॉलेट नॉट बी नेसेसरी, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस, ऐसा भी नहीं है। बट FDI इनफ्लो, एक्चुअली मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी, ये सही है, स्टेटमेंट ए इज राइट। डिजिटल करेंसी टोटली रिप्लेस्ड, ये नहीं होगा। FDI इनफ्लो का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी इसका कोई मतलब नहीं। मोबाइल वॉलेट कोई नेसेसरी नहीं है, ये मैंने आपको कल भी बताया, ये गलती से मैंने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि UPI में कैसा होगा कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीधा सीधा पैसा चला जाएगा विदाउट मेकिंग मोबाइल वॉलेट नेसेसरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।